नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो का जो पर्पस है या उद्देश्य है, वो उद्देश्य है कि जो प्रोफेशनल्स किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो इनिशियल स्टेज पे हों या अच्छे लेवल पे हों, तो उनको क्लैरिटी देना कि ये चार जो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि कॉमनली यूज होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 और ISO 50001, इन चारों के बीच में कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस स्टैंडर्ड का क्या मतलब है और एक दूसरे में खिचड़ी पका देते हैं। तो उसी चीज की क्लैरिटी देने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये वीडियो मैंने क्यों बनाई, मैंने कुछ समय पहले एक पोल डाला अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें मैंने दो पोल डाले। पहला जो पोल था वो हमारा था कि विच ISO स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए और मैक्सिमम जवाब जो है वो 9001 को मिले। लेकिन इसके अलावा भी अगर देखें तो लोगों ने यहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया चीज़ों को। फिर हमने पूछा कि भाई इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो है कौन सा स्टैंडर्ड है। तो आप इसमें देखो कि बड़ा ही मिक्स जो है वो यहाँ पर आंसर्स आए। तो इसी चीज को क्लैरिटी देने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है कि अगर आप ये वीडियो देखो तो उसके बाद आपको ये चारों के चारों जो स्टैंडर्ड है वो क्लियर हो जाए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि शॉर्ट्स तो है नहीं कि भैया किसी के ठुमके देखने, नाच देखने की 20 सेकंड में देखा काम खत्म। अगर सीखना है तो अपने जो समय है आपका, जो कीमती समय आप अपना शॉर्ट्स वीडियो देखने में या रील्स देखने में बिता रहे हो और जिंदगी में फिर भी कहते हो हमें कुछ अचीव नहीं होता, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय निकालना पड़ेगा सीखने के लिए। क्योंकि जो है 30 सेकंड के अंदर ये समझाना मेरे हिसाब से तो अभी आज की डेट में नामुमकिन है। तो इसलिए थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है, 10 12 15 मिनट की। तो शुरू से अंत तक देखें, इसमें हम पूरी की पूरी जानकारी आपको देंगे सारे के सारे स्टैंडर्ड के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम जानेंगे वो जानेंगे ISO है क्या। दोस्तों, ISO जो है उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। यह एक ऐसी संस्था है जिसका काम है पूरे वर्ल्ड वाइड जो है कॉमन स्टैंडर्ड्स बनाना, कॉमन चीजें बनाना, जिससे कि लोगों को सहूलियत हो स्टैंडर्ड या चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि भैया अमेरिका की आज की डेट में मोनोपोली है, तो अमेरिका ने क्या किया कि हर कुछ जो विदेशी ट्रांजेक्शन्स हैं वो किस में होते हैं, डॉलर्स में होते हैं। तो वो क्या हो गया, एक वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड हो गया कि भाई कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है तो वो हमारी किस में हो रही है, डॉलर्स में हो रही है। ठीक है, तो सबको पता है कि अगर उन्होंने कुछ सेल परचेज करना है, फटाफट से डॉलर का रेट डाला, अपनी करेंसी का रेट डाला, तो पता चल गया कि भाई इतने का सामान हमको पड़ेगा। तो ऐसे ही जो इंडस्ट्रीज हैं, जो अपनी सर्विस सेक्टर्स हैं, तो वहां पे ऐसा ना हो कि भैया इंडिया में एक अलग सिस्टम चल रहा है, इसके अलावा अगर हम अमेरिका चले गए वहाँ एक अलग सिस्टम है ऑटो सेक्टर के लिए, कहीं और चले गए तो वहाँ पे कुछ और अलग सिस्टम है। तो उन्हीं चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करने के लिए कि सपोज कल को आपको बिजनेस करना है, हम इंडिया में बैठे हैं और हमें अमेरिका या इंग्लैंड के साथ बिजनेस करना है, अपने कुछ कंपोनेंट्स उनको सप्लाई करने हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के, तो ऐसा ना हो कि वो हम कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स या ऐसे चीज़ें ला करके दे दें कि भैया हमारे लिए तो सब कुछ नया हो, कि भैया हमें तो ये भी चाहिए, अगर आपसे मान लेना है तो हमें तो ये भी चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए जो है ISO संस्था का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य है कि वर्ल्ड वाइड जो है स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड्स यानी कि ऐसे मानक तय करना जिनको हम फॉलो करके चीज़ों को अचीव कर सकते हैं नियमित रूप से। ठीक है, लेकिन जो हम इसकी जो फुल फॉर्म समझते हैं कई बार भैया, ISO की जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है। तो इसमें भी अगर आप देखो, आई पहले आ रहा है, एस बीच में आ रहा है जो कि सबसे लास्ट में है, और वो जो है बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ये इसकी कोई शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म नहीं है, ये तो इजी करने के लिए ISO कर दिया इसको कि भैया अमेरिका में भी यही नाम है इसका। लेकिन अगर हम जाएं जहाँ पे जर्मनी में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज की जगह जो है वो जर्मन में इसका नाम हो जाता है। बेसिकली ISO जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, क्या, आइसोस। ठीक है, उससे निकला है, जिसका मतलब होता है क्या, इक्वल। ठीक है, तो ये जो है ISO संस्था का जो काम है वो क्या है, सबको इक्वल करना स्टैंडर्ड के मामले में, सिस्टम के मामले में, यह पर्पस है ISO संस्था का। ठीक है,
अब जानेंगे ये कि ये जो चारों के चारों स्टैंडर्ड है इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं फुल नेम। ठीक है, कि पहले की पूरा का पूरा नाम क्या है। जो ये हमारा 9001, 14001, 45001 और 50001। ठीक है, ये पूरी की पूरी वीडियो ऐसे ही डिटेल में टेबुलर फॉर्म में रहेगी, जिसमें हम चारों की चारों के कंपैरिजन समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ISO 9001। तो ISO 9001 की बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म है या जो इसका नाम है सिस्टम का, वह है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये क्वालिटी से संबंधित है। उसके बाद जो 14001 है वो है हमारा इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि ये इन्वायरमेंट से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित सिस्टम है। उसके बाद आता है हमारा ISO 45001, जिसका है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। इसको पहले हम ओसास के नाम से भी जानते थे। ठीक है, जिसको बाद में रिवाइज करके 45001 कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड है कि जो वर्कर्स हमारे काम कर रहे हैं प्लांट के अंदर उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद जो है हमारा है 15001। 15001 क्या है, हमारा एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, कि प्लांट के अंदर जो बिजली का उपयोग हो रहा है उस उपयोग को इसके थ्रू कंट्रोल करना। ठीक है, अब इसका समझते हैं प्राइमरी फोकस, मतलब कि फोकस एरिया क्या होता है। कि भाई देखो, जैसे मैं क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं तो मेरा फोकस क्या हो गया, क्वालिटी हो गया। ये नहीं कि मैं प्रोडक्शन में भी चुल करूंगा, मेंटेनेंस में भी चुलबाजी करूंगा, स्टोर में भी चुलबाजी करूंगा। तो ऐसे ही जितने भी ये स्टैंडर्ड हैं इनका कुछ कुछ फोकस एरिया है। क्लॉजेज सब में 10 है। ठीक है, जिन जो क्लॉजेज अगर हम बात करें तो सभी स्टैंडर्ड के अंदर 10 ही मिलेंगे और उनके नेम भी सेम है। ठीक है, नेम भी उनके सेम है, लेकिन उसके अंदर का जो मैटर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस बारे में हम कभी डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि ये जो 10 क्लॉजेज हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो प्राइमरी फोकस जो हमारा 9001 का वो क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस से संबंधित है। कि जो हम प्रोडक्ट और सर्विसेज बना रहे हैं उनकी क्वालिटी कैसी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी गुणवत्ता कैसी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे संबंधित है। दूसरा जो है हमारा 14001 जो है वो इन्वायरमेंट फोकस करता है कि हम पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। 45001 जो है हमारा वर्कर की हेल्थ सेफ्टी और वेलबींग पे जो फोकस करता है कि जो हमारे यहाँ पे वर्कर काम कर रहा है उसको नुकसान ना पहुंचे। सबसे कीमती अगर इस दुनिया के अंदर बात करें तो वो क्या है, ह्यूमन लाइफ है। तो जो इंसान जो हमारे यहाँ पर काम कर रहा है, जो वर्कर एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, हमारे कंपनी का एनवायरनमेंट ऐसा ना हो कि वो काम करे और उसकी हेल्थ खराब हो जाए, मतलब फ्यूम्स निकल रहे हैं बहुत ज्यादा, या उसको चोट लगने का खतरा है, या उसको एक्सीडेंट हो सकता है, या जलने का खतरा है। तो इन सारी चीजों पे कौन सा सिस्टम काम करता है, 45001 सिस्टम काम करता है। देन आता है एनर्जी एफिशिएंसी एंड ऑप्टिमाइजेशन, जो हमारा ISO 50001 है। कि जो प्लांट के अंदर जहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में हम एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, तो वहां पर हम क्या क्या ऐसे चीजें हैं जिनको इम्प्लीमेंट करके एनर्जी को कंजम्पशन को कम कर सकते हैं, एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। क्योंकि क्या है कि अभी भी इंडिया के अंदर या वर्ल्ड वाइड जो है, जो हमारी वैसी एनर्जी है जो कोल से बनती है या डीजल से बन रही है, या जो ऐसे जो फॉसिल फ्यूल वगैरह से बन रही है, उसकी मात्रा अभी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उसको अगर हम बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो एनवायरनमेंट पे उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। तो इसलिए एनर्जी को हम जितना ज्यादा सेव कर सकें उतना फायदा है। किस चीजों में फायदा है, दो फायदे हैं। सबसे पहला तो क्या है कि हम इन्वायरमेंट को सेव कर पाएंगे, दूसरा क्या है, हम रुपीज जो हमारा पैसा है उसको सेव कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आ गया इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन है 9001 का। कि भैया कस्टमर हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए, किससे, प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर के। दूसरे का क्या है, जो 14001 है उसका है रिड्यूस इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स एंड कंप्लाई विद रॉ। कि भैया हम इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि इसने ही हमको सब कुछ दिया है। ठीक है, जो सड़कें हम बना रहे हैं किस पे बना रहे हैं, जमीन पे बना रहे हैं। उसके लिए जो कोल निकल रहा है जमीन से निकल रहा है, उसके लिए बजरी निकल रही है जमीन से निकल रही है। ठीक है, ऐसे ही हमने कोई प्लांट बनाया, प्लांट बनाने के अंदर जितनी भी चीजें निकली वो कहाँ से मिली, हमें इन्वायरमेंट से, मदर नेचर से। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उसके प्रति कि भैया उसको हम नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है,
उसके बाद आता है 45,001 का क्या है, एक्सीडेंट को कम करना और सेफ वर्क एरिया बनाना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। देन आता है रिड्यूस एनर्जी कॉस्ट एंड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि भैया एक तो एनर्जी की कॉस्ट रिड्यूस करनी है जिससे पैसा कम लगे, दूसरा क्या है, अगर एनर्जी को हम कम कंज्यूम करेंगे या जो अननेसेसरी लॉसेस हो रहे होंगे उनको कंट्रोल करेंगे तो इनडायरेक्टली जो है या डायरेक्टली जो है इन्वायरमेंट को हम फायदा पहुंचाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं कि भाई ये किसको इंप्लीमेंट करना चाहिए सिस्टम, कि 9001 किसको इंप्लीमेंट करना है, 14,001 किसको इंप्लीमेंट करना है, 45,001 किसको इंप्लीमेंट करता है और 50,001 किसको इंप्लीमेंट करना है, हु शुड इंप्लीमेंट, ठीक है। तो 9001 क्या है, कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी सर्विस सेक्टर इसको इंप्लीमेंट कर सकता है, कि मैं कॉल सेंटर चला रहा हूं तो भी मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं, कोई मैं दुकान चला रहा हूं या छोटा मोटा बिजनेस कर रहा हूं तो भी मैं 9001 इंप्लीमेंट कर सकता हूं, या मैं बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चला रहा हूं तो भी मैं 9001 इंप्लीमेंट कर सकता हूं। उसके बाद आता है 14,001 और 45,001, तो ये स्पेसिफिकली किससे रिलेटेड है, इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। ये इंडस्ट्रीज में ही मैक्सिमम इंप्लीमेंट होते हैं, जैसे कि अगर 14,000 जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, या आजकल तो कस्टमर सबसे मांगने लग गया है 14,001 भी और 45,001 भी, ठीक है। तो इन ऐसी जो प्रोसेस है जिसका हमारे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट आ रहा है उसके लिए हमें 14,001 इंप्लीमेंट करना है, और ऐसे प्रोसेस जिससे हमारा जो है एम्प्लॉय के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है कि भाई बंदे को चोट लग सकती है, नुकसान हो सकता है, उसकी जान जा सकती है, तो उसमें हम 45,001 करेंगे, ठीक है। इनको इन जनरल कंबाइंड तौर पे इंप्लीमेंट किया जाता है इन दोनों स्टैंडर्ड को, ठीक है। देन आता है 50,001 एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, ऐसी प्लांट्स जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में बिजली कंज्यूम होती है, वह दिन का 10 लाख रुपए का बिजली का खर्चा है या 15 लाख रुपए का बिजली का खर्चा है। अब वो कुछ लोग मजाक समझ रहे होंगे कि भाई 15 लाख कैसे हो जाएगा, लेकिन कुछ कस्टमर्स मेरे भी ऐसे हैं जिनका एक ही दिन का 10-10 लाख रुपए बिजली का खर्चा है, ठीक है। तो वहां पर जो है हमको 50,001 इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। ये हमें सिखाएगा कि कैसे बिजली को हम सही तरीके से यूज करें, कैसे बिजली को बचाएं। उसके बाद आता है कि मेन क्लॉजेज कौन कौन से हैं। तो मेन क्लॉजेज इसमें पीडीसी अप्रोच चलती है, कस्टमर फोकस चलता है और रिस्क बेस्ड थिंकिंग की बात होती है। यहाँ पर प्लान डू चेक एक्शन के तौर पे हम सारे प्रोसेस को इंप्लीमेंट करते हैं। कस्टमर से रिलेटेड है सब कुछ भैया, जैसे कस्टमर कंप्लेंट हमने रिकॉर्ड करनी है, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन करना है, फाइनल इंस्पेक्शन करना है, इनकमिंग इंस्पेक्शन करना है, कैलिब्रेशन कराना है, मेंटेनेंस हमने ठीक रखना है। तो ऐसे कुल मिलाकर के टोटल 10 क्लॉजेज हैं जिसको हमने इसके अंदर इंप्लीमेंट करना है। लेकिन मेजर एरिया क्या है, क्वालिटी अप्रोच लेते हुए, रिस्क बेस्ड थिंकिंग लेते हुए कस्टमर को हमने सेटिस्फाई करना है। जो 14,001 है ये हमारा एनवायरमेंटल पॉलिसीज और कंप्लाइंसेस को लेकर के चलता है कि भाई जो हम कंप्लाइंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जैसे कि सीटीओ है, कंसेंट टू ऑपरेट है हमारे पास या नहीं है, ये हमें पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से मिलता है कि हम कोई पॉल्यूशन जनरेट नहीं कर रहे, या हम पॉल्यूशन कर रहे हैं तो हम किस कैटेगरी में आते हैं और उसके लिए हमने क्या मेजर्स ले रखे हैं, ठीक है। या हमारे यहाँ डीजी सेट चल रहा है तो वो कितना पोल्यूशन जनरेट कर रहा है, या हमारे यहाँ पे वाटर आ रहा है तो उसके अंदर कितनी मात्रा में क्या क्या चीजें हैं, या हम कोई डिस्चार्ज कर रहे हैं, कोई केमिकल डाल रहे हैं, या हम कोई वेस्ट निकाल रहे हैं तो किस प्रकार के वेस्ट हमारे यहाँ से जनरेट हो रहे हैं, उसका एनवायरनमेंट पे क्या इंपैक्ट आ सकता है और उसके लिए हमने क्या कंट्रोल्स लगा रखे हैं। ये 14,001 में बात होती है। आता है फिर 45,001, ठीक है, इसमें हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, जिसको हम हीरा भी बोलते हैं, ठीक है। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट करेंगे कि किस प्रोसेस में क्या क्या हजार्ड्स हो सकते हैं और उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस की बात होगी कि अगर कोई दुर्घटना होती है, मान लो अर्थक्वेक आ गया या आग लग गई, तो उस केस में हमने क्या ऐसे प्रोसेस सेट कर रखे कि हमारे जो जो वर्कर्स हैं एकदम से तुरंत से भागेंगे और उसको हम कंट्रोल कर लेंगे। इसके बाद आ गया हमारा एनर्जी रिव्यू, बेसलाइन एनर्जी प्लानिंग। तो ये क्या है 15,001 के अंदर कि भाई हम कहाँ कहाँ किस किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा बिजली यूज़ कर रहे हैं, हम डीजी सेट यानी कि डीजल से कितनी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम सोलार से कितनी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम ग्रिड से कितना बिजली कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये सारी किस्में आएंगी 50,001 के अंदर आएंगी, ठीक है। ये स्टैंडर्ड और मैनुअल टाइप किस किस के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड बनता है, इसके लिए 9001 के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि क्यूएमएस मैनुअल बनता है,
इसके लिए इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ईएमएस मैनुअल बनता है। 45001 के लिए क्या बनता है, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनुअल, या हम इन दोनों को क्लब करके ईएचएस भी बना देते हैं, इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद आता है एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम मैनुअल। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जानेंगे कि ये किस किस पे एप्लीकेबल है स्टैंडर्ड्स, और इसके एग्जांपल्स, कुछ फैक्ट्री के अंदर कुछ कुछ छोटे छोटे एग्जांपल समझेंगे चारों स्टैंडर्ड से संबंधित। जो 9001 है कि भाई लीगल कोई रिक्वायरमेंट है, इसकी नहीं है 9001 की। कोई सरकार नहीं बोलती कि भाई आप 9001 इम्प्लीमेंट करो, लेकिन आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो सकती है। कस्टमर बोल सकता है कि भाई हमें 9001 चाहिए, अदरवाइज हम आपसे प्रोडक्ट नहीं लेंगे। ठीक है, 14,001 45,001 कम से कम इंडिया में तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है गवर्नमेंट की। ठीक है, एज पर माई नॉलेज में भी गलत हो सकता है, किसी सेक्टर में गवर्नमेंट ने लागू कर रखा हो। ठीक है, लेकिन जो कस्टमर है अगेन वो हमसे बोलता है कि भाई मेरे को आपके यहाँ पे 14,001 भी चाहिए और 45,001 भी इम्प्लीमेंटेड चाहिए, क्योंकि आप इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हो, ठीक है, और आप लोगों की हेल्थ के लिए क्या कर रहे हो, ये मैंने देखना है, अदरवाइज मैं आपसे प्रोडक्ट नहीं लूंगा। तो ये तीनों मोटे तौर पे किसकी रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। कस्टमर हमको बोलता है कि भाई हमें ये स्टैंडर्ड आपके यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 50,001 क्या कहता है कि भैया ये वॉलेंट्री है, आपकी मर्जी है, करना है करो, नहीं करना नहीं करो। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ गवर्नमेंट सब्सिडीज वगैरह आपको लेनी है, तो उस केस में आपको 50,001 लेना पड़ता है, और कुछ केसेस में आपको 9001 भी लेना पड़ता है गवर्नमेंट सब्सिडीज के लिए। ठीक है, अब ये 14,001 करोगे तो आपके वैसे ही कंप्लायंसेस जितने भी हैं जो एनवायरनमेंट से संबंधित हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से संबंधित हैं, तो आप लीगली भी कंप्लाई कर जाओगे और आप आराम से फैक्ट्री चला पाओगे। सेम इसके अंदर भी जैसे फैक्ट्री एक्ट आता है, एक्सीडेंट रजिस्टर आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इसके थ्रू भी आप क्या है लीगली जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है उनको भी पूरा कर सकते हो। देन आता है एग्जाम्पल्स, अगर कुछ समझे हम तो प्रोडक्ट एंड स्पेसिफिकेशन, कि भैया माल कितना रिजेक्ट हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसके अंदर इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट तो नहीं है, उसको हम देखते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं 14,001 के अंदर। 14,001 के अंदर हम क्या देखते हैं कि भाई कोई आपकी जो पीपी जो है, आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है ना, जैसे ग्लव्स, अपना मास्क, ये इस तरह की चीज़ें आपके यहाँ यूज़ हो रही हैं नहीं हो रही हैं, तो इनको जो अगर सही तरीके से मॉनिटर और इम्प्लीमेंट करना है तो वो 45,001 के अंदर देखा जाता है। देन आता है 15,001, इसके अंदर क्या है कि जैसे हम एसी कंप्रेसर की कंजम्पशन या डिपार्टमेंट वाइज कंजम्पशन जो है उसको रिकॉर्ड या मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं हम ऑडिट पे, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट और बेनिफिट टू द कंपनी। तो टाइप ऑफ ऑडिट इसमें कौन कौन सी हो सकती है, इसमें क्यूएमएस ऑडिट होती है मेनली, जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट हो सकती है। एक्सटर्नल किसकी हो गई, एक तरीके से कस्टमर की ऑडिट हो गई। इंटरनल जो हम इंटरनल ऑडिट खुद करते हैं एज पर प्लान, और एक एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन बॉडी की भी ऑडिट होती है जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है। ISO 14,001 के केस में भी इंटरनल ऑडिट होगी, एक्सटर्नल ऑडिट होगी, लीगल कंप्लायंसेस भी चेक होंगे आपके, और एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन की भी ऑडिट होगी। सेम 45,001 के केस में क्या होगा, सेफ्टी ऑडिट होती है इसमें। ठीक है, इसमें QMS ऑडिट हो गई, इसमें एनवायरमेंटल ऑडिट हो गई, इसमें सेफ्टी ऑडिट हो गई। ठीक है, सेफ्टी से संबंधित आप क्या क्या चीजें चेक कर रहे हो, मंथली हो सकती है, एनुअली हो सकती है, ये हो गई आपकी इंटरनली। ठीक है, देन आपका एक्सटर्नल कस्टमर भी ऑडिट कर सकता है, जो आपके 45,001 के पॉइंट है, और इसके अलावा आपने जो अपना सर्टिफिकेशन लिया है उसकी जो सर्टिफिकेशन बॉडी है वो भी ऑडिट करेगा। 50,001 में एनर्जी ऑडिट होती है, कैसी, हमारी इंटरनल, ठीक है, और हमारी एक्सटर्नल थर्ड पार्टीज होती हैं जो आपके यहाँ पर आकर के चेक करके जाती हैं कि आपके कहाँ कहाँ पे एनर्जी लॉसेज हैं और उनको कैसे आप बचा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा सर्टिफिकेशन ऑडिट भी आपका होगा। देन आ गया ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, कि भाई ये किस किस को जरूरत है ट्रेनिंग की, कि ये किस किस को पता होना चाहिए। 9,001, 14,001, 45,001, 50,001। 9,001 सब डिपार्टमेंट के लिए है। ठीक है, 14,001 मेनली EHS हेल्थ एंड सेफ्टी यूटिलिटी वेस्ट मैनेजमेंट टीम के लिए है, या इसको हम HR एडमिन मेन रोल के अंदर आ जाता है। ठीक है,
45,001 आपका हो गया HR, शॉप फ्लोर सुपरवाइजर और सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए। देखो पता तो सभी को होने चाहिए सारे स्टैंडर्ड, लेकिन मेजर जिनका इसके अंदर रोल आता है वो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके बाद ये जो 50,001 है, मेनली ये मेंटेनेंस और एनर्जी ऑफिसर और यूटिलिटीज से रिलेटेड या संबंधित है। इसके बाद आते हैं बेनिफिट्स, क्या होंगे इससे, फायदे क्या होंगे भाई, रोकड़ा कितना बचेगा या कुछ हमें इंटेंजिबल बेनिफिट कितने होंगे, लाला ने तो यही पूछना है। तो फ्यूअर रिजेक्शंस और कस्टमर ट्रस्ट इससे बढ़ता है जब आप स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करते हो, भाई आप सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहे हो, कस्टमर के हिसाब से चीज़ें कर रहे हो, तो आपका जो है रिजेक्शन कंट्रोल होगा, कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ेगा कि भाई मैं इस कस्टमर से ले सकता हूँ, ठीक है। देन 45,001 में क्या हो गया, लोअर फाइन्स, कि भाई अगर आप जो है इन्वायरमेंट के सारे कंप्लाइंसेस फॉलो कर रहे हो तो आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। ये नहीं कि गंदा पानी निकला, गंदा वेस्ट निकला, उसको नाली में बहा दिया और फिर एक बाबू आ गया और उसने 50,000 का चालान काट दिया, 50,000 जेब में रख लिए, उससे बच सकते हो आप। सेम 45,001 के केस में भी क्या है, कुछ लीगल कंप्लाइंसेस वगैरह है, उनसे आप बचोगे। साथ में आपका जो इन्वायरमेंट है वो वर्क के लिए सेफ बनता है। 50,001 के अंदर आपका जो है एनर्जी जो है वो सेव होगी, ठीक है, पैसा बचेगा, ठीक है, और जो CSR है आपका वह इम्प्रूव होता है। तो ये मोटे तौर पर ये सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से इसमें संबंधित भी हैं और एक दूसरे से डिफरेंस है, ठीक है। अब इसके लिए हमने क्या कर रखा है, अपना जो हमारा ट्रेनिंग पोर्टल है AYT इंडिया अकेडमी, ठीक है। आप अगर गूगल करोगे AYT इंडिया अकेडमी ऐप, ठीक है, तो आपको प्ले स्टोर पे ऐप मिलेगा। अदरवाइज ये वेबसाइट जो आपको दी है हमने, इस वेबसाइट पे भी आप जा सकते हो। तो हमारा वहां पर जाके एक कोर्स खुलेगा, रेडी टूल किट, ISO 9001, 16949, ISO 14,001, 45,001। तो ये 4 स्टैंडर्ड, ठीक है, इसमें 50,001 अभी नहीं है, कुछ समय में हम इसमें ऐड कर देंगे, जिसके अंदर ISO, IATF, ISO 14,001, 45,001, इनके डिटेल में आपको क्या प्रोसीजर्स, ठीक है, इनके मैनुअल्स, इनके फॉर्मेट्स एंड रिकॉर्ड्स, इसके अंदर आपको रेडी टू यूज मिलेंगे कि भैया आपको एक बेसिक जानकारी है, लेकिन आपको यहाँ पहली बार अपने यहाँ स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट करना है, तो आप यहाँ पर सीधा उसको डाउनलोड कर सकते हो और अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन को स्टार्ट कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।